Learn, build, dominate tech. Hello everyone, so this is Hasnain. So this is lecture 3 of our technical report writing. So इस lecture के अंदर हम cover करने जा रहे हैं what is audience analysis, audience analysis क्या होता है, इसको real life में किस तरीके से implement किया जाता है और ये होता क्या है, mainly क्या audience analysis में क्या क्या बातें हमें गौर करना होता है कि कौन कौन से factors हैं जो papers में हमारे पास जिसके ऊपर scenario based questions आएंगे. ठीक है. सो व्हाट इज ऑडियंस एनालिसिस. ऑडियंस एनालिसिस होता क्या है? सो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करना. ठीक है. सो ऑडियंस के बारे में या ऑडियंस को समझना, इट्स कॉल्ड ऑडियंस एनालिसिस. कि आप फॉर सपोज किसी जगह पर स्पीच देने जा रहे हो या किसी जगह पे आपको कोई इवेंट है जिसमें आप स्पीकर हो. सो आप अपनी ऑडियंस को समझोगे कि यार मेरे ऑडियंस में कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, ज़्यादातर यंगस्टर है या मिलेनियल्स है या जेनजी है या जेन अल्फा है. सो जो आपने ये ऑडियंस का एनालिसिस किया, ऑडियंस को एनालाइज किया, सो इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस एनालिसिस. के पहले से तैयार होके जाना कि जब आप अपनी ऑडियंस के सामने प्रिपेयर कर रहे हो या कोई चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो तो पहले से प्रिपेयर होके जाना. इट्स कॉल्ड ऑडियंस एनालिसिस. सही है. वाई डू वी यूज ऑडियंस एनालिसिस? हम यूज क्यों करते हैं? टू मेक श्योर कि हमारा जो मैसेज है, या ऑफ कोर्स सपोज अगर आप किसी स्पीच में तैयारी करके ना जाए, ठीक है, आपको बताया ना जाए कि आपको प्रेजेंट किसके सामने करना है, बस अचानक से आपको स्टेज पे लेके आया जाए और आपको कहा जाए कि यार ये टॉपिक है, लेट्स टॉक ऑन दिस, तो आप तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे. भले आप जितने भी कॉन्फिडेंट हो, उस वक्त आप क्या बोलेंगे? यार मुझे तो पता ही नहीं मेरी ऑडियंस क्या है. ठीक है, मुझे तो यही नहीं पता कि मैं जो चीज़ बोलूँगा वो उनके रेलेवेंट भी है या नहीं है, या इफेक्टिव भी है नहीं है, मैसेज क्लियरली पहुंचेगा भी या नहीं. सो इसलिए ऑडियंस एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो मेन पर्पसेस क्या हो सकते हैं इसके? टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस. ऑडियंस क्या है, ऑडियंस की टोन क्या है, लैंग्वेज क्या है, ऑडियंस कहाँ से आ रही है, जेंडर क्या है, एज ग्रुप क्या है. सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं हमारे पास ऑडियंस एनालिसिस में. ठीक है. सो दिस इज द मेन थिंग अबाउट ऑडियंस एनालिसिस. अब देख लेते हैं हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा और इसी के ऊपर सिनेरियो हमारे पास बनेगा. सो 3 फैक्टर्स हैं ऑडियंस एनालिसिस के अंदर. द फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर में अंदर क्या आ जाता है? हमारी एज, कि ऑडियंस की एज क्या है, जेंडर फीमेल्स हैं या ज़्यादा मेल्स हैं. कोई ऐसी बात नहीं कर दो ज़्यादा उससे ना फीमेल्स ऑफेंड हो जाए या मेल ऑफेंड हो जाए. ठीक है. जेंडर हो गया, एजुकेशन लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है. ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं या अपर क्लास हैं, या ज़्यादा इंजीनियर्स हैं या ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं या लिटरेट लोग हैं. देन इसमें मैरिटल स्टेटस, आइदर दे आर सिंगल और मैरिड. अगर सिंगल होंगे तो दे आर नॉट लाइक मेच्योर. इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि यार वो अगर मैरिड है तो दे आर मेच्योर. सो मेरी ऑडियंस किस टाइप की है. ठीक है. तो ये पहला फैक्टर है बस डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक के अंदर. ठीक है. फिर आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है साइको या साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं या साइकोग्राफिक भी कह सकते हैं इसको, कि लोगों के एटीट्यूड्स क्या है. मतलब मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अगर अपर क्लास है तो उनका एटीट्यूड ज़्यादा है, वो स्पीकर की बात सही से नहीं सुनते हैं. उनके बिलीफ सिस्टम क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई इस्लामिक या कोई एक तरीके से रिलीजन के ऊपर कोई टॉक है तो उनके बिलीफ सिस्टम्स क्या होंगे, वैल्यूज़ क्या होंगी, लाइफ स्टाइल कैसा है उनका, नॉलेज ऑफ टॉपिक, पर्सनैलिटी क्या है, पॉलिटिकल व्यूज़ क्या रखते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें क्या आ जाता है कि आपके इन्वायरमेंट, जब आप स्पीच दे रहे हो या कोई सपोज कोई स्पीकर एज अ स्पीकर किसी जगह लाइक प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ सकते हैं. कि आपकी ऑडियंस का साइज क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट गलत तो नहीं है, टाइम और डेट अपना अच्छा शेड्यूल किया है, सबको इजीली सुनाई दे रहा है, सबको दिख भी रहा है जो आप बता रहे हैं. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाती है. सो इन तीनों फैक्टर्स को ही यूज़ करके आपके पास क्या आने वाला है, सिनेरियो आने वाला है, एंड आपने उसके ऊपर ही इवैल्यूएशन करनी होगी सिनेरियो की. सो ये हमारा सिनेरियो 1 है. सो इस सिनेरियो के अंदर बस लिखा हुआ है कि यू आर प्रिपेयरिंग टू गिव अ परस्यूएसिव प्रेजेंटेशन. परस्यूएसिव प्रेजेंटेशन आप देने वाले हो टू अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देने वाले हो. The session will take place in a large auditorium at 2:30 p.m. ठीक है. ऑडिटोरियम में लिया जा रहा है सेशन और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है. ठीक है. और 2:30 पर लिया जा रहा है. On the day of the presentation, you notice several environmental factors. आपने प्रेजेंटेशन के दिन पे जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपने कुछ फैक्टर्स देखे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप बता दिए गए. अब ये देखें ये सवाल ज़्यादातर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से ही आया हुआ, मतलब पूरे इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे इन्वायरमेंटल पे बेस करेंगे. ठीक है. जो ऊपर हमने बात की थी. ठीक है. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लाइक हमारे पास पहले प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि क्या क्या मसले थे, क्या मसाइल थे. ठीक है. क्या वहाँ पर क्या चीज़ें थी जो नहीं थी. तो सबसे पहले द ऑडिटोरियम इज डिमली लिट. ऑडिटोरियम की जो लाइट थी वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी अच्छी नहीं थी देखने में, उससे आंखों पे पड़ रही थी एक तरीके से, ये कम थी. बैक रोज आर फार फ्रॉम द स्टेज. जो पीछे की रोज थी उससे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था हमारे पास. ठीक है. द एयर कंडीशनिंग इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, मेकिंग द रूम वार्म एंड अनकंफर्टेबल. बिकॉज लाइक हमारे पास वो जो एसीज लगाए हुए थे वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे. लाइक हमारे पास जो एयर कंडीशनिंग का इशू था वहाँ पर.
फिर देयर इज अ कंस्ट्रक्शन नॉइस, बराबर में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है आउटसाइड दैट ओकेजनली इंटरप्ट द स्पीकर वॉइस। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, पीछे से आवाज आई कंस्ट्रक्शन की, सो उसकी वजह से स्पीकर इंटरप्ट हो रहा है। एज यू ऑब्जर्व द ऑडियंस इंटरिंग, सम स्टूडेंट्स अपीयर टायर्ड, जैसे ही ऑडियंस आ रही है वो थकी थकी सी है, ठीक है। वाइल अदर सीम डिस्ट्रैक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, और बाकी सब कंस्ट्रक्शन या एयर कंडीशनिंग या ऑडिटोरियम जो उसकी लाइट डिम है उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन दिस सिनेरियो which could negatively affect the audience attention and engagement। क्या बोला है कि भाई ऑडियंस की एंगेजमेंट को क्या अफेक्ट कर रहे हैं, कि क्या क्या चीजें हैं एंगेजमेंट, मतलब ऑडियंस में से एंगेज ही नहीं कर रही, मेरी बात ही नहीं सुन रही, क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला क्या है, हमने बता दिया कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। पहला है डिम लाइट, ऑडिटोरियम में डिम लाइट है, बैक रो हमारे पास बहुत पीछे है, सही है, उससे जब लोग पीछे बैठे हैं बैक रो के अंदर उनको चीजें दिखी नहीं रही। वार्म एंड अनकंफर्टेबल टेम्परेचर, मतलब गर्मी ज्यादा है, एयर कंडीशनिंग सही से काम नहीं कर रही, एसी सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्शन नॉइज भी आ रहा है जिससे इंटरप्ट हो रही है, ऑडियंस थकी हुई है और स्टूडेंट्स भी डिस्ट्रैक्ट है। तो उसी सिनेरियो के अंदर से मैंने कुछ चीजें को पॉइंट आउट किया एंड देन मैंने अपने आंसर लिख दिए इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फिर आफ्टर दैट मेरे पास सवाल है, डिस्कस हाउ ईच आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द ऑडियंस एबिलिटी टू फोकस, अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंटेशन। मतलब फैक्टर्स बताओ जो आपने ऊपर बताया ना, उन फैक्टर्स के क्या क्या हो रहा है, मतलब उससे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। मैं पहले बता दिया कि भाई डिम लाइट है ऑडिटोरियम में, तो इससे क्या हो रहा है, रिड्यूस विजिबिलिटी एंड मेक स्टूडेंट फील स्लीपी। अगर फॉर सपोज मैंने लाइट कम रखी है बहुत ज्यादा किसी जगह पे, तो स्टूडेंट पर सुनते सुनते उसको नींद आ जाएगी, ऐसा ही होता है क्लास में हमारे साथ, हम सो जाते हैं, ठीक है। तो जो लाइट अगर कम होती है तो जब नींद आ जाती है तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट मेरे साथ एंगेज नहीं होंगे, तो मैंने ये बता दिया। फार बैक रोज कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू सी द स्पीकर क्लियरली, मतलब स्पीकर कुछ कह रहे हैं मगर मुझे दिख ही नहीं रहा कि मैं बहुत दूर बैठा हूँ, ठीक है। वार्म टेम्परेचर जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टूडेंट डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ऊपर, उसको हमने क्या किया, एक तरीके से नीचे अच्छे से डिफाइन कर दिया कि वो किस वजह से, उनकी वजह से क्या, मतलब उन फैक्टर्स की वजह से क्या हमारे पास रीजंस पॉप आउट हो रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद आज हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट स्ट्रेटजीज कैन aid the presenter to adapt these environmental changes and keep the audience engaged। कौन सी स्ट्रेटजीज है जो हमारा प्रेजेंटेटर या स्पीकर उसको अडेप्ट करे जिससे वो सारे एनवायरमेंटल नॉइजेस भी खत्म हो जाए, ऑडियंस भी एंगेज करे और इवेंट भी बड़ा अच्छा जाए, ठीक है। तो उसमें कौन कौन चीजें आ रही है, फर्स्ट कि अपनी आवाज ऊंची रखे और एनर्जेटिक वॉइस रखे ताकि स्टूडेंट जो थके हुए थे उनमें एनर्जी आ जाए। अगर वो लाउडर बोलेगा तो पीछे जो बैक रो में बैठे हुए थे बंदे जिनको आवाज नहीं आ रही थी उनको भी आवाज आ जाएगी। यूज ब्राइट लाइट एंड सिंपल विजुअल एड्स, मतलब लाइक आप एक तरीके से ऑडिटोरियम है तो आप एक तरीके से प्रोजेक्टर को यूज करें, अच्छी सी लाइटिंग इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मूव अक्रॉस द स्टेज टू कनेक्ट विद बैक रो, अगर थोड़ा सा स्टेज पे आगे भी जाएं पीछे भी आए, आगे जाएं, थोड़ा सा मूव करें स्टेज पे, ताकि क्या हो उससे हमारे पास जो पीछे लोग हैं ना उनको भी आवाज आती रहे, ठीक है। कीप द प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव विद क्वेश्चन भी पूछते रहे साथ साथ ऑडियंस से, ताकि ऑडियंस को जो नींद आ रही है वो नींद भी नहीं आए और अच्छे से वो अडेप्ट करे, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजीज थी जो मैंने अपनाई ताकि मैं अपनी ऑडियंस को एंगेज रख सकूं। सो दिस इज द सिनेरियो 2। तो सिनेरियो 2 के अंदर हमारे पास क्या है, यू आर गिविंग एन अवेयरनेस टॉक अबाउट वुमेन हेल्थ फॉर एन एनजीओ। आप एक अवेयरनेस टॉक के अंदर स्पीकिंग कर रहे हैं एज अ स्पीकर, जिसमें आप खवातीन की सेहत के बारे में बता रहे हैं, वुमेन्स हेल्थ फॉर एन एनजीओ। द ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ रूरल वुमेन्स, मतलब गांव देहात की खवातीन है हमारे पास, जिसके अंदर वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। हु आर शाई टू इंटरेक्ट, मतलब वो एक तरीके से शर्माती हैं इंटरेक्ट करने में, वो थोड़ा घबराती हैं कि किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाए। तो एज अ स्पीकर मुझे क्या करना है वो सारी चीज़ों को देखते हैं। द सेशन इज हेल्ड आउटडोर, बाहर हो रहा है, ठीक है। तो कोई ऑडिटोरियम में नहीं हो रहा है जिससे नॉइज आ रही है रोड की, ट्रैफिक की नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक, एंड क्राउड में इंटरप्ट अटेंशन, और जो लोगों का शोर है वो भी इंटरप्ट कर रहा है स्पीकर को, ठीक है। सो और ऑडियंस को भी। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सोशो इकोनॉमिक स्लैश डेमोग्राफिक का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था उससे क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द लिटरेसी लेवल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रूरल वुमेन्स अटेंडिंग द सेशन। मैंने आपको बताया था कि क्या एजुकेशन है, वो डेमोग्राफिक्स या सोशो इकोनॉमिक में आ जाता है, क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, ठीक है। उसको डिस्कस करना है जो रूरल एरियाज की वुमेन जो अटेंड कर रही है सेशन को, ठीक है। द ऑडियंस कंसिस्ट मेनली ऑफ रूरल वुमेन्स who may have limited literacy levels and less exposure to formal health education। तो हमने क्या बता दिया, हमने सिंपल इंग्लिश में कुछ अल्फाज लिख दिए कि हमारे पास जो रूरल एरियाज से वुमेन आई है, उनके जो खवातीन आई है, उनका लिटरेसी रेट बहुत लिमिटेड है, बिकॉज क्या उनका एक्सपोजर नहीं है हेल्थ पे, उनको पता नहीं है कि अगर हेल्थ को कोई इशू होता है तो डॉक्टर के पास जाना है,
उसका इलाज किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। देयर कल्चर बैकग्राउंड में ऑल्सो मेक देम मोर कंफर्टेबल विद सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। हमें कोशिश करनी है कि मैं सही से अल्फाज, ऐसे अल्फाज का इंतखाब या सिलेक्शन करूँ कि जिससे क्या हो, हमारे पास उनको समझने में बड़ी ईजीली समझ में आ जाए, ठीक है। रादर दिन मैं टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँ या मेडिकल टर्म्स यूज़ करूँ कि यार आपको अपना लाइक चेकअप करवाना चाहिए, डेली ब्लड प्रेशर दिखाना चाहिए, शुगर लेवल्स, ग्लूकोज लेवल्स, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार किस चीज़ में बात कर रहा है, ठीक है। हमें बताना है उनको इजीली कि आपने अपना ब्लड प्रेशर मीन्स खून की रवानगी को चेक करवाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने उनको बताया तो इजीली समझ में आ गया। अब साइकोलॉजिकल बिहेवियर या उसके अंदर क्या फैक्टर्स है, उसके अंदर सवाल आया बस, राइट। हाउ दियर शाइनेस, hesitation or culture norms will affect their willingness to ask question or participate, ठीक है। उनकी क्या शाइनेस है, क्या हेजिटेशन, जिससे वो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, ड्यू टू शाइनेस एंड कल्चर हेजिटेशन मैनी वुमेन्स में फील अनकंफर्टेबल, वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे मुझसे क्वेश्चन पूछने में पब्लिकली में, क्योंकि वो रूरल एरियाज आई हैं। दे मे अवॉइड एक्टिव पार्टिसिपेशन बिकॉज ऑफ देयर फियर ऑफ जजमेंट और social registration. They may avoid active participation because of fear of judgment और social restriction. सही है, उनको लगेगा यार कोई हमें जज तो नहीं करेगा, अरे मैं ये सवाल पूछूं यार ये लोग मुझे देखेंगे तो नहीं, ठीक है। ये जो सारी चीजें जो मैंने सोची है ना कि क्या हो सकती हैं एक सिंपल आंसर में, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर देनी है, विच में रिड्यूस इंटरेक्शन ड्यूरिंग द सेशन। तो ये जो पॉइंट्स है, जो फैक्टर्स है, मुझे लग रहा है उन्होंने फैक्टर्स पहले ही बता दिए कि शाइनेस है, हेजिटेशन है, तो क्या हो सकता है भाई, अगर हमारे पास वो खवातीन अनकंफर्टेबल है तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि बिकॉज उनको फियर ऑफ जजमेंट है, उसको लग रहा है, उनको लग रहा है कि भाई सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं, मगर मैं कुछ पूछूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इसलिए वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे मुझसे। सो लास्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिलेटेड, रिपोर्ट द स्ट्रेटेजीज, कौन सी स्ट्रेटेजीज आप यूज करोगे जिससे आप उनकी अटेंशन को मेंटेन कर सको डिस्पाइट, अदर देन जब आपके पास बाहर से क्राउड भी आ रहा है और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या इस तरीके से क्या आप स्ट्रेटेजीज अपनाओगे जिससे नॉइज की वजह से भी हमारे पास सेशन बड़ा अच्छा जाए। तो हम लिखेंगे टू मेंटेन अटेंशन इन नॉइजी आउटडोर सेटिंग्स द स्पीकर शुड यूज अ क्लियर लाउड वॉइस, अच्छे से जोर से बोले तो पीछे से नॉइज जो आ रहा है उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। विजुअल पोस्टर्स लाइक कुछ प्रेजेंटेशन भी दिखाए ताकि मतलब जो रूरल एरियाज की वुमेन्स है उनको बातों से समझ में नहीं आ रहा, देख के समझ में आ जाए। एंड शॉर्ट एंगेजिंग स्टोरीज, ठीक है। फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट, अपने जो ऑडियंस है उनके साथ आई कांटेक्ट करें, उनसे कुछ कोशिश करें, अगर सवाल पूछने में उनको मुश्किलात आ रही है तो कोशिश करें कि सिंपल यस या नो वाले क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, ताकि ऑडियंस इंटरैक्टिव रहे। सो दिस इज द सेकंड सिनेरियो जो हमारे पास था लाइक ऑडियंस एनालिसिस का। सो लास्ट वन इज द थर्ड सिनेरियो। सो दिस इज द लास्ट सिनेरियो ऑफ दिस वीडियो। सो इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ सिनेरियो, यू आर इनवाइटिंग टू गिव अ वेलकम स्पीच एट अ यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है जिसमें मैं एक ओरिएंटेशन स्पीच दे रहा हूँ या एक वेलकम स्पीच है जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के। द स्टूडेंट्स या ऑडियंस इंक्लूड स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड। सो जो मेरी ऑडियंस है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, ठीक है। मैनी फीलिंग नर्वसनेस, एंशियस है अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, या यूनिवर्सिटी की न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है उनकी, तो वो परेशान है, नर्वस है, ठीक है। द हॉल इज लार्ज एंड नॉइजी बिकॉज फैमिलीज आर ऑल्सो प्रेजेंट दियर। सो वहाँ पर फैमिलीज भी हैं, नए नए बच्चे आए हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। सो वो जो हमारे पास क्राउड है जो आया हुआ है फैमिलीज के साथ, वो नॉइज कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर हमारे पास एक इन्वायरमेंटल फैक्टर आ रहा है, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द डेमोग्राफिक फैक्टर के अकॉर्डिंग व्हाट एज रेंज एंड एकेडमिक बैकग्राउंड डू द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बिलोंग टू एंड शेयर हाउ माइट दिस इन्फ्लुएंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर मैसेज। सो ये मुझसे कह रहा है यार कौन सी रेंज के बच्चे हैं, कौन से बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो आपके जो मैसेज है उसमें आपको कौन सी लाइक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उनको समझाते वक्त, सही है। द ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जनरली बिटवीन 17 to 28 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 17 से 20 साल की उम्र के बच्चे मेरे पास, कमिंग फ्रॉम डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स बिकॉज दे आर न्यू स्टूडेंट्स। द स्पीच शुड यूज सिंपल, encouraging and easy to understand language इंस्टीड ऑफ ओवर कॉम्प्लेक्स अकेडमिक डिटेल्स। उन्होंने कहा यार कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आपके मैसेज में आपको नहीं बतानी जिससे उनको कॉम्प्लेक्स लगे चीज़ें, तो उन्होंने बोला भाई आसान इस्तेमाल करने, वर्ड्स आसान इस्तेमाल करें, उन्हें इंकरेज करें कि यार आपको यूनिवर्सिटी का पहला साल है, आपने इस तरीके से पढ़ना है या इस तरीके से को करिकुलम एक्टिविटीज़ को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो लैंग्वेज ईजी टू यूज इस्तेमाल करनी है, ओके। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। द सेकंड क्वेश्चन इज साइकोलॉजिकल बिहेवियर के रिलेटेड, साइकोग्राफिक। सो साइकोग्राफिक के अंदर हमारे पास है रिपोर्ट व्हाट फियर्स, मोटिवेशंस और एक्सपेक्टेशन माइट द स्टूडेंट्स हैव ऑन देयर फर्स्ट डे एंड हाउ कैन यू स्पीच एड्रेस देम, ठीक है, कि हाउ कैन योर स्पीच एड्रेस देम, आपकी स्पीच किस तरीके से उनको एड्रेस करिए, क्या मोटिवेशन हो सकती है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है स्टूडेंट्स को लेकर कि भाई फर्स्ट ईयर है हमारे यूनिवर्सिटी का,
मैनी स्टूडेंट्स में फील एंशियस, ठीक है, घबराएंगे यार, सोचेंगे यार होगा क्या, ठीक है, कंफ्यूज और नर्वस अबाउट या कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे, ठीक है, अबाउट एडजस्टिंग टू द यूनिवर्सिटी लाइफ, क्योंकि अब उनके सामने अब कॉलेज की लाइफ खत्म हुई है, यूनिवर्सिटी लाइफ आई है, वाइल अदर्स में फील मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज। द स्पीच शुड देयरफॉर एड्रेस देयर फियर्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो आपकी स्पीच में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे वो बच्चे कुछ ना कुछ सीख सके, उनके अंदर मोटिवेशन आए। तो आपने बता दिया भाई आपने कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है फर्स्ट ईयर ऑफ योर यूनिवर्सिटी लाइफ, आपने किस तरीके से लोगों को वेलकम करना है, लोगों से बातचीत करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी स्पीच में आ गई। तो हमने यहाँ पर लिख दिया द स्पीच शुड देयरफॉर एड्रेस देयर फियर्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ वेलकम बिलोंगिंग, कि हम उनको वेलकम कर रहे हैं, उन नए स्टूडेंट्स को हम वेलकमिंग कर रहे हैं, यार आप आए, ऐसे डरने की बात नहीं है, नर्वसनेस की बात नहीं है, आपको फर्स्ट साल है, आहिस्ता आहिस्ता आप एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन सी है, दैट इज अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर। सो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या था, फैमिलीज आई हुई थी जिसकी वजह से हॉल में हॉल बड़ा था मगर बहुत ज़्यादा नॉइस की वजह से इंटरप्ट हो रहा था। हमें बताना है कि एक्सप्लेन हाउ द लार्ज नॉइजी हॉल विद फैमिली प्रेजेंट विल अफेक्ट योर टोन, उससे क्या मुझे अफेक्ट होगा, मेरी टोन के ऊपर क्या मसले आएंगे, वॉल्यूम एंड एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, सही है। तो मैंने बताया कि a large noisy hall with families present can reduce concentration and make it difficult, मतलब कंसंट्रेशन लोगों का डिस्ट्रैक्शन कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा और डिफिकल्ट बना देगा मेरे लिए, ताकि मेरे स्टूडेंट्स तो सुन पाए मेरी बात। पेरेंट्स की तरफ से शोर आ रहा है तो स्टूडेंट्स को सुन नहीं पा रहे मेरी बात क्लियरली, ठीक है। तो स्पीकर, तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज, तो स्ट्रेटजीज एक ऐसी चीज़ है कि आप यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज याद कर लो, ठीक है, कि किस तरीके से ये जो स्ट्रेटजीज फर्स्ट वाले में लिखी हुई थी कि ये स्ट्रेटजीज है, इनको आपने हर जगह यूज़ कर लेना है, ठीक है, या चैट जीपीटी से आप नई स्ट्रेटजीज निकाल सकते हो। तो एक तरीके से आपने स्ट्रेटजीज को लाइक कुछ याद करके चले जाना है कि भाई क्लियर वॉइस होगी, वॉइस तो हर किसी में स्ट्रांग होनी चाहिए, एक्साइटेड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हर किसी में सेम रहने वाली है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना यार, अगर स्ट्रेटजीज मुझे आ नहीं रही तो मैं कैसे याद करूँ। तो आप 10-12 स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करके चले जाएं जो मैंने सिनेरियोज में बताई हैं, बस आप उनको सिनेरियोज के हिसाब से चेंज करते हैं कि भाई इसमें क्लियर वॉइस तो हर किसी के अंदर होगी, मोटिवेशन एक्साइटेड वे में मुझे बात करनी है, वो सब में सेम ही हो गया, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ गई। अब लास्ट हमारे पास क्या है कि यूनिवर्सल एनवायरमेंटल फैक्टर लिस्ट। अब ये लास्ट वीडियो का जो एंड पार्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें मैं आपको ट्रिक्स देने वाला हूँ कि अगर आपके पास फॉर सपोज कोई भी लाइक क्वेश्चन आ जाए, सिनेरियो आ जाए ऑडियंस एनालिसिस की तरफ से, तो आपके पास 3 फैक्टर से बात होगी। पहला आपके पास जो होगा वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे होगा, देन आपके पास वो बात होगी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अबाउट स्ट्रेटजीज की। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए पहले से लिख कर रखी है जो मैं आपको बता रहा था। चलें, सबसे पहले पुअर लाइटिंग, नॉइस हो सकती है, हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है। तो दीज आर ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। अगर वहां पर सिनेरियो में ये चीज़ें आपने थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, सही। आफ्टर दैट यूनिवर्सल इम्पैक्ट्स लाइन, कि भाई ये जो नॉइज है उससे क्या क्या होगा, तो नॉइज से ये चीज़ें हो सकती हैं, भाई ऑडियंस का कंसंट्रेशन ब्रेक होगी, उनको डिस्ट्रैक्ट होगी, ऑडियंस सही से सुन नहीं पाएगी। तो आप ये इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज यूनिवर्सल, किसी भी सिनेरियो में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट वन इज यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज टेम्पलेट। क्या स्ट्रेटजीज है कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा हैं, ऑडियंस सुन नहीं रही, नॉइज है, ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन नॉइज है, तो क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप स्ट्रेटजीज याद करके चले जाते हैं और अकॉर्डिंग टू सिनेरियो 2 से 3 लिख देते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाने वाला है। सो इन स्ट्रेटजीज को आप प्रिपेयर करके चले जाएं। आपके लिए ये एक तरीके से ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं जिसको आप यूज़ करते हुए किसी भी ऑडियंस एनालिसिस पे सिनेरियो को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस ऑल फॉर दिस वीडियो। सो होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जब तक के लिए नॉलेज को कैच करो, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।